ओके। जनरेटिव एआई के इंट्रोडक्टरी सेशन में आप लोगों ने जो देखा उससे ये पता चलता है अब ट्रेंड ये कह रहा है कि आप मशीन से डेटा बनवा लो, किसी भी फॉर्म में हो। आप उससे टेक्स्ट बनवा लो, इमेज बनवा लो, वीडियो बनवा लो, ऑडियो बनवा लो। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि आपके एग्जिस्टिंग डेटा है उसको भी वो मैनिपुलेट कर रहा है। डीप फेक आपने देखा। ओके। इस प्रकार का ये एआई का नेचर है। ठीक। क्योंकि अब सभी लोग इंटरनेट पर हैं, आपका डेटा अवेलेबल है, तो हमारे पास अब ये फ्लेक्सिबिलिटी है, मॉडल बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, जो आपके डेटा के पैटर्न को समझते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वो काम कर सकते हैं। ठीक। तो जनरेटिव एआई मैं बात कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि मैंने बोला, इट्स अ मिमिक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एआई जो है मिमिक या रेप्लिका हो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह। ठीक। इस पर ही काम चल रहा है। शुरुआत में व्हेन आई आल्सो स्टडीड सम इयर्स बैक, उस समय पर इतना कुछ नहीं था एआई के अंदर देखने में। और वी वर लर्निंग अबाउट अल्गोरिदम्स की एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रोबोट कैसे ले जा सकता है, ये वाले प्रॉब्लम पढ़े थे हमने। ठीक है। क्या अल्गोरिदम लगेगी, क्या टेक्निक लगेगी, ए स्टार, ए ओ स्टार, शायद कभी आपने नाम सुना हो। ओके, ह्यूरिस्टिक सर्च वगैरह कुछ इस तरीके का जो है बातें होती थी। एंड देन फ्यू कॉन्सेप्ट वी स्टडीड अबाउट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इन द सब्जेक्ट ये पढ़ा था। बट वी आर नॉट दैट मच कंसर्न, मतलब उस समय इतना पता भी नहीं था कि ये फील्ड ऐसा कुछ जाएगी। एंड वी वर हैविंग द कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग ओनली, सीएसई, बस यही था हमारे पास। ठीक है, कि आपको यदि पढ़ना है तो सीएसई पढ़ना है, सीएसई एंड आईटी ये पढ़ना है आपको। ओके, इतनी बात थी। ठीक। तो दीज वर एज अ सब्जेक्ट्स, न्यूरल नेटवर्क एक सब्जेक्ट हुआ करता था और एआई एक सब्जेक्ट हुआ करता था, बस इतनी बात है। अब ब्रांचेस हैं। मशीन लर्निंग जो कि इसका सबसेट है वो आया, और मैथ्स, मैथमेटिकल मॉडल, उनकी बातें होने लग गई कि आप ये कह रहे हैं ना कि डेटा है, तो डेटा के पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि डेटा साइंस वाज आल्सो वन ऑफ द फील्ड, वो भी ग्रो कर गई। तो डेटा के पैटर्न को समझना है, तो उसके लिए आप अल्गोरिदम्स डेवलप करें। ठीक, डेटा को ट्रेन करें उन अल्गोरिदम्स पे और अपने रिजल्ट जनरेट करें। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन तक पहुंचे। ठीक, सुपरवाइज्ड में और अनसुपरवाइज्ड अल्गोरिदम में भी हम ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग ये सारी बातें करने लग गए। ठीक है। ओके। अभी भी क्या हुआ, डेटा बढ़ते चला गया। तो आप चाह रहे थे कि मैं डेटा के पैटर्न को समझूं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सिंपल मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। ये एक समय तक जब जब आपका डेटा जो है फ्यू हंड्रेड्स या थाउजेंड्स तक है, ठीक है। लेकिन जब डेटा लैक्स में आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए वॉज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टास्क। देन इन दैट पर्टिकुलर केस डीप लर्निंग अराइव्ड। हालांकि कोई नया नहीं था, लेकिन फोकस किया गया। जो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है वो ईयर्स बैक दिया गया था, यानी कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन को समझा गया जैसे हमारे ब्रेन में है, इसको समझा गया। एंड इसी के करस्पॉन्डिंग न्यूरल नेटवर्क, तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बोला
कि जैसे हम कंप्यूट करते हैं किसी भी डेटा को, ओके, द वे वी डू परफॉर्म द कंप्यूटेशन, हम सेंस करते हैं और कंप्यूटेशन होता है उसका रिएक्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क भी बनाया जाए, ओके, क्योंकि हमारे ब्रेन में बायोलॉजिकल न्यूरॉन होते हैं, ओके, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मशीन के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन हो। तो आप मशीन लर्निंग का और सबसेट बन गया डीप लर्निंग, ये बन गया, न्यूरल नेटवर्क बनाने लग गए, डीप लर्निंग यूज होने लगी, बेटर हो गया काम। तो भाई ठीक है, तुमने मॉडल को ट्रेन करा, लर्न करवाया, और अब रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वही रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन वाले। तो बात यहां तक थी, लेकिन फिर वही क्वेश्चन उठा कि आप अपने डेटा को इतना ट्रेन करवा के मॉडल पे समझा के उससे यही करवाओगे, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन ही करवाओगे सिर्फ? क्या इतना ही उद्देश्य बचा है हमारा? तो फिर ये हुआ कि नहीं, किसी को सिखा पढ़ा रहे हो तो उससे उम्मीद भी करो अब, और जिस बात को सिखा रहे हो उसे, जिस डेटा पर उसे ट्रेन कर रहे हो, उससे एक्सपेक्ट करो कि सेम काइंड ऑफ डेटा जो है वो मुझे प्रोड्यूस करके दे। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट। ठीक है, तो जब हमारा ये एक्सपेक्टेशन हुआ कि भाई तुमको सिखाया है तो तुम भी अब हमके को काम करके दो, ऐसा, इसी को ध्यान में रखते हुए जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आया। दैट्स व्हाट द जनरेटिव एआई मींस, व्हिच इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। अभी डीप लर्निंग के अंदर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। ओके, तो भाई हम क्या करने वाले हैं, हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, ओके, और उसकी ट्रेनिंग अब जैसे आप करते हैं करंटली, मशीन लर्निंग तो बहुत सिंपल वाली बात हो गई, डीप लर्निंग में आपने आर्किटेक्चर बनाए हैं, ओके, जनरेटिव एआई में भी आप आर्किटेक्चर ही बनाएंगे क्योंकि इट्स अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। ओके, यहाँ भी आप आर्किटेक्चर बनाएंगे, लेकिन अब कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ेगी, आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी विल गोना इंक्रीज। ठीक, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, यही हमें जनरेटिव एआई के अंदर पढ़ना है। तो कुछ बातें जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगा, और लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। तो अभी आपसे कहा कि जनरेटिव एआई इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, डीएल। तो भाई मुझे डीप लर्निंग आनी चाहिए, तभी तो जाके मैं जनरेटिव एआई करूंगा। बिना डीप लर्निंग के भाई मैं जनरेटिव एआई कैसे करूंगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग हैं यहाँ पर, दोस्त पीपल, डीप लर्निंग इतना नहीं आता, कोई बात नहीं है, मैं बड़ा बेसिक जो है कोड्स इस्तेमाल करूंगा, और वहीं से अपन ये सीखेंगे कि कंटेंट जनरेट कैसे करना है। ठीक है, फाइन। तो भाई क्या हुआ, मशीन लर्निंग मॉडल से कभी आपने सुना है कि कंटेंट जनरेट करवा रहे हो? क्या आपने लीनियर रिग्रेशन से कुछ जनरेट करवाया है? लीनियर रिग्रेशन तो सिर्फ प्रिडिक्शन देता है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन या लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन, ये देता है। क्या आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कभी कुछ जनरेट करवाया? वो तो क्लासिफिकेशन करता है। तो तभी मैंने कहा ये सिंपल मैथमेटिकल मॉडल है, इनसे कुछ जनरेट नहीं करवा रहे हो आप, नहीं करवा सकते। इन्हीं की कहानी तो आगे बढ़ी थी डीप लर्निंग में कि आप आर्किटेक्चर बनाइए, यू क्रिएट एन आर्किटेक्चर, लेयर बनाइए, उन लेयरों में न्यूरॉन रखिए, एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और जब ये सारी चीजें होंगी, लेयर से लेयर को जोड़ोगे, इंटीग्रेट करोगे, एक आर्किटेक्चर बनेगा, उसके अंदर डेटा दोगे इन दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, और ट्रेनिंग करवाओगे।
आर्किटेक्चर जो होगा ये, ठीक, इसकी भी बात कर लें। अभी तो ये है, रिसर्च काफी कुछ आगे बढ़ चुकी है, तो वी आर हैविंग प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर्स अवेलेबल, वी आर क्रिएटिंग कस्टम आर्किटेक्चर्स ऑल्सो फॉर द अवर रिसर्च पर्पजेस। ये भी चल रहा है, काम कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमें जो है रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं प्रीवियस के कंपैरेटिव। ये काम चल रहा है, ठीक। तो भाई जनरेटिव एआई को पढ़ने समझने के पहले डीप लर्निंग पर फोकस आपका होना चाहिए कि ये क्या है भाई, मुझे बेसिक तो पता चले। आपने कहा कि जनरेट कर दो कंटेंट, ठीक है, यही था जनरेटिव एआई कि कंटेंट कर लो, कर लो जनरेट। जनरेटिव है एआई हेल्प्स इन क्रिएटिंग न्यू आर्टिफिशियल कंटेंट, मैं कुछ देर पहले बोल गया आपको, ठीक। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और वो चैट जीपीटी ने जो टेक्स्ट जनरेट करने वाला ट्रेंड स्टार्ट करा, तो उसके बाद तो चीजें बदल गई और हम मोर फोकस हो गए इस पे। और जनरेटिव एआई वर्क्स बाय डिफरेंट जनरेटिव मॉडल्स बीइंग ट्रेन टू लर्न एंड कैप्चर द पैटर्न। तो बात जो शुरुआत हुई थी कि डेटा या पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग की, तो चाहे आप मशीन लर्निंग करो, चाहे डीप लर्निंग करो, चाहे जनरेटिव एआई करो, ये सारी एल्गोरिदम, ये सारी टेक्निक एक ही तरफ इशारा कर रही है कि भाई मुझे डेटा के पैटर्न को समझना है। यदि मैं समझ गया तो भाई मैं रिग्रेशन भी दे दूंगा, क्लासिफिकेशन भी दे दूंगा, और मैं तुम्हें कंटेंट भी जनरेट करके दे दूंगा। मेरे को समझना है बस ये पैटर्न क्या होता है, ठीक। तो पैटर्न को समझने के लिए स्ट्रॉन्ग या हाई लेवल की मैथ्स जो है अब यहां पर इन्वॉल्व होगी, ये बात तो तय है, ठीक। तो मैथ्स इज अ फाउंडेशन, हम पढ़ते आ रहे, कहते भी हैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स इज अ फाउंडेशन है। जिसको मैथ्स आती है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, वो ये सारी चीजें कवर कर पाएगा, ठीक। तो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में काफी कुछ डेवलपमेंट आ गए हैं, और यस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम। जनरेटिव एआई मॉडल्स की बात करें तो ये मशीन लर्निंग बोले तो डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू डेटा। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज जनरेटिव एआई, आप बोलोगे जनरेटिव एआई इज अ टेक्निक, इट इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग which is used to generate or create synthetic data or artificial data that includes text, image, video, audio, etc बोल दो भाई, जो भी अब डेटा का फॉर्म हो, ये चार तो होते ही हैं, ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, तो ठीक है। एंड अगेन विद इट विद लिटिल एफर्ट ऑफ ह्यूमंस। और ये बात हमने मशीन लर्निंग भी कही थी कि भाई ह्यूमन के एफर्ट तो कम कर दो, आप बाईपास करो, आप तो खुद ही मशीन से बोलो कि तुम करो, ठीक। ये होता है जनरेटिव। जनरेटिव एआई के जो मॉडल होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, आप पढ़ेंगे, जनरेटिव मॉडल आर्किटेक्चर से इंक्लूड वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क जैन, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल एंड द ट्रांसफॉर्मर्स, ये होते हैं। बाकी और भी आर्किटेक्चर होंगे, जैसे भी समय आएगा अपन पढ़ते चले जाएंगे, हमें इनको कवर करना है। जैन क्या होता है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, ठीक है, या इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको बना के देखना है और उससे कंटेंट जो है क्रिएट करना है अपन को, ठीक है। मैं यहाँ ये टारगेट करूंगा, आर्किटेक्चर बनाऊंगा और क्रिएट करेंगे कंटेंट, दैट विल बी फॉर योर रिसर्च पर्पस ऑल्सो। फिर बात है आपकी ऑटो इनकोडर क्या होते हैं, इनकोडर डिकोडर का मिश्रण होता है या मिक्सअप होता है, ठीक है। तो भाई ये भी डीप लर्निंग नेटवर्क है, ये भी डीप लर्निंग नेटवर्क है, ये भी डीप लर्निंग नेटवर्क है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी अपन यही करते हैं इस्तेमाल, सब डीप लर्निंग में। तभी मैंने कहा फोकस जनरेटिव एआई के लिए डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को अपन स्ट्रांग बनाएंगे और तभी जाके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई इनके बारे में कहा गया है कि जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क क्या होते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। दो कंपोनेंट होते हैं मेरे पास जैन में, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर जनरेट करता है और डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट करता है। क्या होता है अपन आगे अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया, और इसका कोड बनाएंगे और सारी चीजें करेंगे,
ठीक है, फिर वेरिएशनल ऑटो इनकोडर होता है। ऑटो इनकोडर, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एनकोडिंग डिकोडिंग दोनों हो रही है। एनकोडिंग का मतलब रहता है कि मैं डेटा को कंप्रेस करके शॉर्ट फॉर्म में रखूंगा, और डिकोडर का मतलब ये होता है कि वो उसी शॉर्ट या कंप्रेस फॉर्मेट को वापस से रीजनरेट कर लूंगा। ये ऑटो एनकोडर का काम होता है। ठीक है, तो ये भी अपन को आगे देखना है। ट्रांसफॉर्मर, अब भाई आप जीपीटी के बारे में जानते हो, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ऑब्वियसली जो है ये क्या, ये तो रेवोल्यूशनरी है। चैट जीपीटी वो 3.5, फिर 4 भी आ गया। मल्टी मॉडल पे तो काम हो ही रहा है पूरा, कि आप इमेज एज एन इनपुट दे दो और वो आपको उसको समझ के आपको कंटेंट बना के दे देगा। तो करा क्या होगा इन्होंने, ये बड़े होशियार है। उस दिन भी मैंने कहा था, ये अपनी बात बता नहीं रहे। ठीक, इन्होंने जो डेटा इंटरनेट से चुराया है, ठीक है, जिसको पब्लिक पब्लिक कहते हैं, पब्लिकली अवेलेबल डेटा, लाइसेंस्ड डेटा, ठीक है, जो कहते रहते हैं, भाई ये नहीं बताया। और वो चुरा के इनकी जो टेक्निक है, जो इनके एल्गोरिदम है, मैं अभी तक जो कहूँ, जीपीटी 3.5 का तोड़ ये बार्ड वार्ड ये अभी तक नहीं कर पाए गूगल के। ठीक है, ये जो है भैया कितना भी कुछ हो, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब आगे जो भी आ रहे हों अपने पास मॉडल्स वगैरह, बट स्टिल भाई वो तो मैं मानूंगा दमदार है जीपीटी 3.5। उन्हीं का फिर 4 तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा, ठीक है, बट आई एक्सपेक्ट वो तो और उससे स्ट्रांग है। ऑल राइट, तो जितने भी लगे हुए हैं, बट स्टिल उनको उसका इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला अभी तक जीपीटी 3.5 का, मेरी नज़र में तो। जो इसकी फाइन ट्यूनिंग है, जिस तरीके से डेटा को समझ के रिस्पॉन्स करता है, वो उनमें नहीं है। ठीक है, तो भाई इसी बात को, इसी के आर्किटेक्चर को हमें समझना है कि ये क्या है, ये मल्टी हेड अटेंशन क्या है, पोजिशनल एनकोडिंग क्या होती है। पूरा आर्किटेक्चर भाई आपके सामने होगा। और भाई हम इसके ऊपर अगेन, जैसा मैंने कहा, जीपीटी को फाइन ट्यूनिंग करेंगे अपन। ऑल राइट, एंड अपने डेटा से मॉडल को ट्रेन करेंगे, करते आ रहे हैं, पहले भी करा है। ठीक है, हमने प्रीवियस जो अपने वर्कशॉप्स करी हैं उसमें भी गूगल का जेमा लिया था, उसके पहले मेटा का लामा 2 लिया था। इस तरीके से अपन ये जीपीटी इनको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइन। तो भाई ओके, इतना ये आपके एल्गोरिथम की बात हुई। तो एआई और जनरेटिव एआई में हमें समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है। कि एआई तो मैं कह रहा था ह्यूमन का रेप्लिका बनाओ इंटेलिजेंस में, जनरेटिव एआई में कह रहा हूँ कि भाई बना तो दिया तुमने, अब उससे जैसा ह्यूमन कंटेंट बनाता है वैसा कंटेंट बनवा लो, क्योंकि ह्यूमन का रेप्लिका बनाकर तो आप उसको उतना इंटेलिजेंट बनाने की बात कर रहे हो। अब हम ये कह रहे हैं उसको बना तो दिया इंटेलिजेंट, अब उससे बोलो कि तू ये कंटेंट भी बना के दे मेरे को। ठीक है, ये चीज़ है। तो जनरेटिव एआई के बेनिफिट्स क्या है, ये है कि भाई आप मशीन से इमेज बनवा लोगे, वीडियो बनवा लोगे, उससे सब कुछ काम करवा लोगे आप। रिसर्च एनालिसिस में ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जनरेटिव एआई में काम आ जाएगी। ठीक है, और वो चीज़ें जो शायद हम एज ए ह्यूमन, क्योंकि डेटा काफ़ी वास्ट है, उसका पैटर्न शायद हम नहीं समझ पाए, तो अननोन या हिडन यदि कुछ रह जाता है डेटा के अंदर, तो जनरेटिव एआई का यूज़ करके वी कैन फिल द गैप्स। तो गैप फिलिंग करने वाली बात हो रही है यहाँ पर जनरेटिव एआई की मदद से, ये उसका यूज है। ठीक है, तो कई बातों को लेकर डिस्कशन होता है कि जनरेटिव एआई क्या है, क्यों करेगा ये सारी चीज़ें। तो हमारा अभी एक्सपेक्टेशन ये कि जो हमारे गैप्स हैं, चाहे रिसर्च में हो, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उनको हम फिल करने की कोशिश करेंगे यदि पॉजिटिव वे में ले तो। बाकी नेगेटिव तो आप जानते ही हो कितना हार्मफुल है। ठीक है, तो अब ये डेटा डिपेंडेंसी, तो भाई डेटा तो बढ़ते जा रहा है, डेटा डिपेंडेंसी है। और यदि हम बात करें कि डेटा यदि लाइसेंस वे में जा रहा है, तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो ऐसा लिया, तो भाई उनके लिए प्रॉब्लम है। डेटा अवेलेबिलिटी समथिंग विच विल बिकम अ प्रॉब्लम। डेटा ज़्यादा होना चाहिए आपके पास इस तरीके की एल्गोरिदम टेक्निक्स को बनाने के लिए। ठीक है, कंटेंट को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं इंटरनेट के, जैसा मैंने कहा कि हम तो सभी लोग अब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट जीपीयूज़, मैंने कुछ दिन पहले ये कहा भी था कि जो है, जो जीपीयूज़ है ना, जीपीयूज़ और वो आपकी चिप, अब ये देखिए एनवीडिया जो है कई तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और उनके जो ओनर हैं उन्होंने कहा भी है कि अब ये जो रिसोर्स है ना,
ये पेचेक की तरह काम करेगा आगे वाले आने वाले समय में, क्योंकि डेटा बढ़ेगा, हर किसी की डिमांड होगी कि भाई हमको जीपीयू दे दो यार, हमको हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जीपीयू दे दो, क्योंकि डेटा बड़ा होगा, तुम्हें कंप्यूटेशनल करना पड़ेगा, और कंप्यूटेशनल करने के लिए भाई तुम, अब रिसोर्स ही नहीं है हमारे पास। क्या सोचते हो आप i5 और i7 पे चला लोगे? क्या आपको रिजल्ट दे देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। तो आपको रिसोर्सेस तो लगेंगे, और रिसोर्सेस लगेंगे तो मांगो फिर। तो आगे वही जो है एक मनी फैक्टर का काम करेगा, रिसोर्स। ठीक है, डेटा और अल्गोरिदम और कंप्यूटेशनल ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, तो ठीक है। बाकी तो कोई बात नहीं, अच्छे एप्लीकेशंस हैं, और फ्यूचर तो जनरेटिव एआई है, एवरी कंपनी वो जनरेटिव एआई पर जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं, एंड एवरी यूट्यूबर, ठीक है, जिनको, जो शायद उन्होंने डिग्री ना ली हो डेटा साइंस में, ठीक है, या इन्फ्लुएंसर उन्होंने शायद नहीं नहीं ली हो, लेकिन वो अपने फील्ड में, उन्होंने कहा हम उस फील्ड में तो फेमस थे, चलो इस फील्ड में भी अपन हाथ अपनाते हैं और बना डालते हैं यूट्यूब वीडियो। ठीक है, तो भाई मेरा आपसे ये कहना है कि मत जाना इधर उधर। ठीक, तो जैसा आप जिस तकनीक को समझते हो, मतलब समझने के लिए आए हो, उसके कोर की यदि बात करें तो यही है ना, क्या बोला, डेटा, डेटा डिपेंडेंसी। ओके, जितना डेटा, तो ये तो ओशन है इंटरनेट, वहां से तो जो ढूंढो वो मिलेगा तुम्हें। यूट्यूब पे ये ढूंढो ये मिल जाएगा, वो ढूंढो वो मिल जाएगा। अब वो यूट्यूब पे तो एबीसीडी भी है, तो क्या हमने बच्चों को स्कूल छोड़ना पहुंचाना बंद कर दिया क्या? नहीं करा। ठीक है, हाँ, ये रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, क्या समझना है हमें, उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर वे, कि मैं जनरेटिव एआई को अंडरस्टैंड करूं, इसके टूल्स को अप्लाई कैसे करना है ये समझूं। ओके, एंड हाउ आई विल बी सेफ, एंड हाउ आई कैन कीप अदर पीपल सेफ ऑल्सो विद दिस टेक्निक। ये काम करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ समथिंग इज अवेलेबल और उसके ऊपर बस टूट पड़े कि हाँ यही है, और ये ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट, मैथ्स। ओके, हमारा इसको भी पढ़ने का तरीका यही रहेगा, वाई। ओके, वाई, व्हाट इज द रीजन, ये कैसे हो रहा है, वाई, हाउ, वॉट, ये चीजें रहेंगी। कि भाई मेरा फोकस यही है कि कोई भी रिजल्ट आया तो वो कैसे आया, व्हाट्स द रीजन। आई डोंट बिलीव एवरी वन इज एन एक्सपर्ट, सब बेसिक से सीखने आए हैं, पर मैं यही मान के चल रहा हूँ। तो ये मेरा कंसर्न रहेगा। ठीक, तो भाई मैंने कहा कि डीप लर्निंग जो है, क्योंकि अभी आप जैन मॉडल बनाओगे, जनरेटिव एडिशनल नेटवर्क, वहां भी डीप लर्निंग लग रही है। वेरिएशन ऑटो इनकोडर बनाओगे, डीप लर्निंग लग रही है। ट्रांसफॉर्मर बनाओगे, डीप लर्निंग लगनी है। हर जगह डीप लर्निंग लगनी है, आर्किटेक्चर बनेंगे ना, तो डीप लर्निंग लगनी है। व्हाट डू मीन बाय डीप लर्निंग, ये क्या होती है? सो फिर वही बात, सर इट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। Okay, where we use neurons, artificial neurons, okay, over layers to train my data. Okay, and this will be an architecture. ये जो है ये एक मॉडल बनेगा और ये एक आर्किटेक्चर बनेगा। ठीक है, वही मॉडल होगा और उस पर मैं अपने डेटा को ट्रेन करूंगा। ओके, एंड वी रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा नियर फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, ये मैं चाहता हूँ। डीप लर्निंग में ये होगा। ओके, तो भाई आपसे कहा कि लेयर होंगी, ये लेयर है। ओके, और न्यूरॉन होंगे। ओके, इनको मैं इंटरकनेक्ट करूंगा। ठीक है, एवरी न्यूरॉन ऑफ वन लेयर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर न्यूरॉन ऑफ नेक्स्ट लेयर, ये सब कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड होंगे सभी। ओके, पूरा, तभी ये डेंस नेटवर्क बनेगा, डेंस नेटवर्क बनेगा। मैं यहां पर इनपुट दूंगा डेटा। ठीक है, और वो न्यूरॉन पे जाएगा, ट्रेनिंग होगी न्यूरॉन की। अब यार ये ट्रेनिंग न्यूरॉन की, ये तो सब आर्टिफिशियल है ना सर। हाँ, सब आर्टिफिशियल ही तो है, कोई रियलिटी थोड़ी ना चल रही है, आर्टिफिशियल ही तो है। आपको प्रोग्रामिंग में उन्होंने
फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, ठीक है। और ये कहा है कि आप मॉडल जो हैं वो बनाओगे सिक्वेंशियल। यूल टेक, आपने देखा होगा कोड, मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल, यानी कि यहां पर एक लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो टीएफ, ये बेस लाइब्रेरी है डीप लर्निंग की। ओके, पाइटॉर्च भी है, ठीक है, दोनों हैं, अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। ओके, तो टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च इनका यूज होता है ज्यादातर। तो जैसे मैं टेंसर फ्लो की अभी बात करूं, तो क्या होता है कि सीक्वेंशियल मॉडल बनाते हो आप, सीक्वेंशियल, जैसा कि आप देख रहे हो, लेयर बाय लेयर ट्रेनिंग हो रही है, यानी मेरा डेटा जो है वो इन सीक्वेंस फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन सीक्वेंस फ्लो कर रहा है, यहां से फिर यहाँ, पहले यहां से गया एंड देन लाइक दिस, ये इन सीक्वेंस फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसको मैं फीड फॉरवर्ड भी बोलता हूँ, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ऐसा भी बोलता हूँ मैं जिसे, ठीक है। तो भाई मॉडल सीक्वेंशियल, और मैं लेयर इसमें ऐड करूंगा, तो हम लिखते हैं मॉडल डॉट ऐड, एंड आई विल इंट्रोड्यूस द लेयर वट एवर आई वॉन्ट टू ऐड। जैसे मैंने कहा डेंस, डेंस लेयर, और मैंने लिखा 16, तो मैं एक लेयर बनाऊंगा डेंस, जिसको मैं बोल रहा हूँ डेंस, उसका नाम है, उसमें 16 न्यूरॉन रखूंगा, ओके। और एक्टिवेशन फंक्शन भी यहां पर मैं लूंगा, चलो ठीक है, ऐसा लूंगा, और ठीक है, करेंगे। तो भाई अब थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करूं, आप कह रहे हो सर कि ये लेयर है, इसमें आप न्यूरॉन जो है वो दे रहे हो, और भी लेयर हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका कोई एक नेटवर्क बन रहा है। तो भाई मेरे ब्रेन में भी तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, नेटवर्क की तो है, उसी का ही तो रेप्लिका था, ये डीप लर्निंग उसी का ही रेप्लिका है। जैसा मेरा ब्रेन का नेटवर्क है, वैसा हम चाहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क भी बने, तो रेप्लिका है, ठीक। सो लेयर जो होती है, लेयर इज अ प्लेस वेयर वी कीप न्यूरॉन्स, रखते हैं। और फिर आप बोलोगे सर न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन कंप्यूटेशनल एलिमेंट होता है, इट्स अ कंप्यूटेशनल एलिमेंट, ठीक है, यही जो है वो आपका मैथ्स यहीं पर होती है, तो कंप्यूटेशनल एलिमेंट है। तो मशीन लर्निंग में जो मैथ्स होती थी वो किसी न्यूरॉन पे नहीं होती थी, है ना, उसको कोई एलिमेंट वेलिमेंट नहीं लगते हैं मशीन लर्निंग में कि भाई वो एक न्यूरॉन है और वहां पर वो मैथमेटिकल इक्वेशन काम कर रही है, वहां ये कुछ नहीं होता था। मैंने हमेशा कहा इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस, जिसमें डेटा देते हो, फिट करते हो वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट आते हैं, यही काम होता है मशीन लर्निंग में। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि लेयर है, लेयर पे न्यूरॉन है, न्यूरॉन कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स हैं, दीज आर द यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स हैं जो कि डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये कहते हैं अपन इन्हें न्यूरॉन। और क्या होगा यहाँ पे, आपसे कहा ना इनपुट गया, तो इनपुट लेटर सपोज एक्स गया, ये है न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन को हम असाइन करते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर जिनको हम कहते हैं वेट और बायस, WNB, वेट एंड द बायस। वेट जो होता है, वेट इज डिफाइंड एज एन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में किस क्षमता के साथ जो है इंटरकनेक्शन है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ओके, इसका और इसका strength of interconnection between the two neurons, that is said to be a weight of a neuron. Bias is the error term जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पैरामीटर ये है weight and the bias. So one is the strength of interconnection between the two neuron and one is the bias term which we give. ओके, मतलब ये भी हम देते हैं न्यूरॉन के अंदर, ये बायस यानी एरर होता है, इट्स एन एरर टर्म,
ठीक है, और वो भी किस लिए दिया है, क्योंकि जब आप एक्स एज एन इनपुट दोगे किसी न्यूरॉन को, और वेट और बायस ये दो पैरामीटर हैं इसमें, ये उसी को ध्यान में रखा गया है जो लीनियर रिग्रेशन में था। लीनियर रिग्रेशन में था ना स्लोप एंड इंटरसेप्ट, दो चीज थी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट थी, एम एन सी। तो उसको ध्यान में रख के यहाँ उन्होंने वेट और बायस जोड़ दिया और बोला कि y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ होना चाहिए। और क्या था इनके पास, कुछ था ही नहीं। ये कहा कि y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी होना चाहिए, जहां ये वेट है और ये बायस है, और ये सीधा सीधा मुझे लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है। ओके, तो न्यूरॉन में यही कंप्यूटेशन होता है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। वाई आएगा जिसको मैं रखूंगा एक्टिवेशन फंक्शन में। आई विल कीप दिस वाई इनटू एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन आर those who are used to fire up the neurons, activate the neurons, जो कि इंफॉर्मेशन आगे जो है फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, जब तक अब हम यदि ब्रेन की भी बात करें, जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता ना, इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे करेगी ये बताओ मुझे। ओके, इंफॉर्मेशन फ्लो करवाने के लिए, करंट फ्लो करवाने के लिए वोल्टेज डिफरेंस तो होने चाहिए। आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट देखी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखी है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तब जो डिफरेंस होगा वोल्टेज में तभी तो करेगा। तो भाई एक्टिवेशन फंक्शन उसी चीज को बता रहा है कि भाई मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है, पोटेंशियल क्रिएट करना है मुझे दो न्यूरॉन के बीच में, तभी जाके एक न्यूरॉन दूसरे वाले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देगा। ये काम एक्टिवेशन फंक्शन करता है। ओके, और उन दोनों न्यूरॉन के बीच में व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन, ये वेट बताता है। बी बायस टर्म है, बायस है, एरर है, ये हम उसमें देते हैं। और ये जो इक्वेशन आई एम एक्स प्लस सी, अब मैं उसको बोल रहा हूँ डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये वो आपकी लीनियर वाली इक्वेशन है। तो जो आपने यहाँ y रखा, मुझे मिला डब्ल्यू एक्स प्लस बी, इसको उठा के ये y को एक्टिवेशन फंक्शन में रखूंगा, और जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट विच आई एम गोइंग टू गेट, ये मैं एज एन इनपुट दूंगा किसे, अगले वाले न्यूरॉन को, द नेक्स्ट न्यूरॉन आई एम गोइंग टू गिव द इनपुट, उसको दे दूंगा। अब वो इस पे डील करेगा, ठीक है, और ये काम चलता चला जाएगा। फाइन, ऑल राइट। तो भाई ये चीज होगी, ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है। अब एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। मेरा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन भी होता है जो कि रिग्रेशन के केस में काम आता है। मेरा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन भी होता है। मेरा सॉर्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो सिग्मॉइड तो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा है, ठीक है, वो कुछ ऐसा करके बन रहा था ना ये सिग्मॉइड। तो क्लासिफिकेशन के लिए जो है हम सिग्मॉइड का यूज करते हैं, है ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन स्पेशली, वो 0 से 1 के बीच में होती है ना वैल्यू। शॉर्टनेस जो होता है वो भी कुछ इसी तरीके से दिखता है, शॉर्ट मैक्स, 10H, ये सब इसी की तरह दिखते हैं कुछ। और वो एस टाइप का शेप है ना इसमें, कितना वो स्ट्रेचेबल है, वो उस हिसाब से तुम्हें शॉर्ट मैक्स और 10H फंक्शन दिखने को मिल जाएंगे। अब ये मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए शॉर्ट मैक्स। अब पहले क्या होता था, जब डीप लर्निंग आर्किटेक्चर बनते थे तो उनमें वो सिग्मोइड वगैरह इनका यूज होता था। बाद में फिर वो जो है ना रेलू यूज होने लग गया, कोई रेलू फेमस हो गया। अच्छा, जितने भी ये हैं एक्टिवेशन फंक्शन, इन्हीं के चक्कर में मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है ना वो नॉन लीनियर है। और ये जितने एक्टिवेशन फंक्शन है दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन एक्सेप्ट द वन विच आई सेड, लीनियर वाला। उसको छोड़ के ये सब नॉन लीनियर है, सिर्फ ये एक है लीनियर, वो नाम से लीनियर है, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, यानी उसके अंदर जो डेटा दोगे वही पाओगे। ठीक है, लीनियर एक्टिवेशन का फंक्शन का मतलब यही है, आपने जो इनपुट दिया वही आपको आउटपुट मिला, वो लीनियर हो गया। नॉन लीनियर में भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉन लीनियर के केस में आप ये देख रहे हैं, वी आर हैविंग रेलू, वी आर हैविंग सिग्मोइड, वी आर हैविंग 10H, वी आर हैविंग शॉर्ट मैक्स, वी आर हैविंग लीकी रेलू, लीकी रेलू,
ठीक है, ये सब नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, और हम अपने न्यूरल नेटवर्क में चाहते ही हैं कि वो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हो। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि भाई मेरा उद्देश्य है कि डीप लर्निंग जो आर्किटेक्चर बना है वो डेटा के पैटर्न को समझे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझे। तो आपसे क्वेश्चन ये हुआ कि भाई बात कर रहे हो तुम कि हाँ हाँ सर, लेयर बनाते हैं, बता देंगे लेयर क्या होती है, न्यूरॉन क्या होते हैं सर ये भी बता देंगे, वेट क्या होते हैं ये भी बता देंगे, ठीक है सब बता देंगे, हम तो सब पता है, इनके बीच में इंटरकनेक्शन है और ये सारी चीज़ें सब बता देंगे। एक्टिवेशन फंक्शन, हाँ ठीक है, टू फायर अप द न्यूरॉन्स टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वो चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए मेरे को, बता देंगे इतने टाइप के होते हैं, बता देंगे। ये नॉन लीनियर, लीनियर का फंडा क्या है, यदि लीनियर होगा तो फिर मेरा मॉडल समझेगा कैसे, लर्निंग कैसे होगी भाई ये बताइए मुझे। यदि मैं एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर रखूँ तो कैसे समझेगा, मुझे उसको नॉन लीनियर रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो सिर्फ लीनियर वाली भाषा ना समझे। क्योंकि मॉडल जो है, डेटा डेटा जो है एक्स और वाई, उनके बीच में जरूरी नहीं है कि लीनियर रिलेशनशिप हो, ये तो भूल ही जाइए आप, लीनियर रिलेशनशिप हो ये वाला तो मैटर ही नहीं है। और डेटा तो कहीं कैसा भी, किसी भी पैटर्न, किसी भी स्थिति, किसी भी हालात में होगा वो, ठीक है। तो लीनियर तो सबसे, लीनियर रिलेशनशिप होता तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट है रिलेशनशिप एक्स और वाई की। हमको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होती है डेटा में, यानी हो सकता है पॉलिनोमियल हो, डिग्री 2 की, डिग्री 3 का हो, डिग्री 4 का हो, या कुछ और हो, नॉन लीनियर। अब रूट भी तो नॉन लीनियर ही होता है, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप ही है। अब बात लीनियर होगा तो फिर मेरा मॉडल वो पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा कारण है कि भाई मैं नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ज़्यादा रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। फाइन, ये चीज़ हुई। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, डीप लर्निंग जो है वो फुल्ली अप्लाई हो रही है, और ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ऑल राइट, ऐसा आर्किटेक्चर मुझे बनाने पड़ेंगे, मैं और भी इन पे बातें कहूँगा आगे। ओके, तो ये भाई चलती है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, आगे मेरा मॉडल ट्रेन होता है, फीड फॉरवर्ड होता है, फिर बैक ट्रैकिंग होती है, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, डीप लर्निंग तो फिर पूरी आती है। ओके, अब मैं आपको जो है लेकर जा रहा हूँ नेक्स्ट बात, इम्प्लीमेंटेशन पे। मैं इनके बारे में बीच बीच में कहता रहूँगा, समझाता रहूँगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन जो बातें हैं, ठीक है। एक न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाते हैं, मतलब आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं, क्या है सर ये, क्योंकि ये आएगा तो ये तो जनरेटिव एआई करोगे, वरना कहाँ से करोगे। हाउ यू कैन मेक एन आर्किटेक्चर, बिकॉज दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स एन एक्सपर्टीज, और ये डीप लर्निंग में हम पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे, ठीक है जो है। तो ये एक एक्सपर्टीज है, आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाए सर, है ना। तो ये मेरा न्यूरल नेटवर्क जो बनाया मैंने, डीप लर्निंग जो बनाया है, यहाँ पर डेंस लेयर होती हैं, डेंस लेयर होती हैं, ये सब डेंस है। इनको आप इंटरमीडिएट लेयर भी बोलते हो, इनको आप हिडन लेयर भी बोलते हो, इनको आप डेंस लेयर भी बोलते हो। पूरी जो गणित होती है, पूरी जो मैथ्स होती है, पूरा जो कंप्यूटेशन होता है वो डेंस लेयर पे ही होता है। यही तुम्हारा वो काम कर रहे हैं, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, यही कर रही है डेंस लेयर, ठीक है। और जो रिजल्ट आ रहा है वाई, इसको उठा के एक्टिवेशन फंक्शन में दिया जा रहा है, फिर तो डेंस लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन भी एसोसिएट कर देते हैं अपन। तो एक लेयर बनाओ, उसमें न्यूरॉन रखो, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन दो, और ये सारी बातें जो है वो करेंगे, ये काम होता है, ठीक है। वेट एंड द बायस, यही पैरामीटर्स हैं, और मेरा पूरा जो काम है, रोल है, वो वेट और बायस को एडजस्ट करने में ही लग जाएगा। डीप लर्निंग पूरी वेट और बायस को एडजस्ट करने में लग गई है, हमारी लाइफ इनको एडजस्ट करने में ही लग गई है कि मेरे को ऐसा वेट और बायस मिले कि जो मैं इनपुट दूं और जो मेरा आउटपुट आए, ठीक है, उसमें एरर कम हो। तो डीप लर्निंग में अपन ये पढ़ते हैं, अरे सर पैरामीटर एडजस्ट करो सर, ऑप्टिमाइजेशन करो सर, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब लॉसेस या एरर्स जो है वो कम होना चाहिए, लेस, इट शुड बी लेस, कम होना चाहिए, तो ऑप्टिमाइजेशन करो सर, वेट और बायस को एडजस्ट करो सर। पूरी इसी में लगी है डीप लर्निंग, एडजस्टमेंट करने में। ओके, तो ये तो हो गई, अब हमने एडजस्ट कर कुरा के सिखा दिया मॉडल को, अब उसी मॉडल से हम बोल रहे हैं कि अब तुम डेटा बना,
ठीक है, डेटा बना, तो वहां भी यही एडजस्टमेंट ही है पैरामीटर्स का। वो हमसे बोलते हैं ना कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो 2 बिलियन या 7 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेंड है। तो भैया पैरामीटर क्या है? ये वेट एंड बायस है, इन पर वो ट्रेंड है। मतलब उनकी ऐसी एडजस्टमेंट्स करे हैं वेट और बायस का। वो मॉडल ट्रेनिंग में यही हुआ है कि ऐसे एडजस्टमेंट्स हुए हैं डेटा पर, वो ऐसी फाइन ट्यूनिंग हुई है उनकी। ठीक है, मैं कहूंगा ट्रेनिंग हुई है उनकी। ठीक है, तो आपको ये जो है रिजल्ट्स मिला है। ओके, एलएलएम्स के अंदर भी यही काम हुआ। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, फाइन, यही होता है। नाउ, तो सर आर्किटेक्चर कैसे बनाए सर डीप लर्निंग का? व्हाट टू बी डन? ओके, तो भाई पर यहाँ पर अब मैं आपको बेसिक कोड बताना चाहूंगा। यस यस सोहेल, आस्क द क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम न्यूरल नेटवर्क में जब फाइन ट्यूनिंग करते हैं हाँ तो हाँ। जो इनपुट लेयर होता है और जो सारे हिडन लेयर्स होते हैं उन दोनों में करते रहे। यस, फाइन ट्यूनिंग में ठीक। आप ये काम करते हैं, आप एडजस्ट करते हो वेट्स को, वेट एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये काम आप करते हो। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग के अंदर एक होता है ट्रांसफर लर्निंग, जिसके अंदर क्या करते हो आप, जो ओरिजिनल आपका मॉडल है, जैसे हम करते आ रहे हैं वो इमेजेस वगैरह हम यूज करते हैं ना, VGG16 VGG19 फॉर इमेज इमेज नेट जी। क्लासिफिकेशन। तो वहां पर अपन ये बोलते हैं कि जो बेस मॉडल की लेयर्स हैं उनको नॉन ट्रेनेबल बना दो, और आगे मतलब इनकी जो लर्निंग है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको यूज कर लो। ठीक है, इसको इनकी इनकी लेयर्स को नॉन ट्रेनेबल बनाओ। ठीक है, तो ये ट्रांसफर लर्निंग होती है। और फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि मैं एग्जिस्टिंग जो मेरा मॉडल है उसके वेट्स को ही मैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग ट्यून कर देता हूँ। ये होती है फाइन ट्यूनिंग। ये अंतर है दोनों में, ये भी नहीं पता, ये भी बेसिक्स है। ठीक है, बट द पीपल शुड नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर लर्निंग एंड द फाइन ट्यूनिंग, दोनों में अंतर है। तो ट्रांसफर में भाई हम जो वेट होते हैं मॉडल के वही रख रहे हैं, और जो नेक्स्ट कंपोनेंट या नेक्स्ट जो लेयर हम जोड़ते हैं उसके अंदर उनके वेट्स को अपन एडजस्ट करते हैं। और ये ट्रांसफर लर्निंग में जो एग्जिस्टिंग मॉडल है, प्री ट्रेंड मॉडल है, उसको अपन यूज कर लेते हैं, यानी उसके जो ट्रेंड वेट्स है दे आर बीन यूटिलाइज्ड, उसको अपन यूज करके आगे वाले जो लेयर्स में ऐड करके उनसे उसकी क्षमताओं का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फाइन ट्यूनिंग के अंदर तो फिर आप यह है कि आप अपने डेटा से मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, सीधी सी बात है, ये काम कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज फाइन ट्यूनिंग। ओके, ओके गॉट इट सर। अब जी। भाई बात हुई, मैं जैसे आपसे कह रहा था कि हियर आर्किटेक्चर बनाना डीप लर्निंग का, यही जो है बड़ी टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट टू रिसर्च है, एंड जो आपने कहा भी कि सर ट्रांसफर लर्निंग का यूज हो रहा है, प्री ट्रेंड मॉडल है, तो वो भी बनाए गए हैं, बेंचमार्क डेटा पर टेस्ट किए गए हैं, जब उन पे रिजल्ट अच्छा आया है तो उन्हें फाइनल किया गया है कि हाँ भैया ये मेरे हैं, फाइनल हुए हैं। ठीक, उसी तरीके से अब हमें डीप लर्निंग को जो है यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि टेंसर फ्लो ये वाली अपनी लाइब्रेरी है, बेस लाइब्रेरी है, इसी का यूज करेंगे अपन अभी, और पाइटॉच का भी यूज करेंगे अभी। इनिशियल में टेंसर फ्लो को समझाना इससे। तो भाई मैंने टेंसर फ्लो लिया, नमपाई ले लिया, नमपाई पता है न्यूमेरिकल पाइथन फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये हम ले रहे हैं। मैंने ब्रेस्ट कैंसर डेटा जो है लोड कर लिया एसक्यूएल से। ठीक है, मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूंगा अपने डेटा को, और डेटा को स्केल करूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने कोड के अंदर इंक्लूड करी। स्टैंडर्ड स्केलर आई एम यूजिंग। ये स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड स्केलर? स्टैंडर्ड स्केलर मीन्स एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, ये स्टैंडर्ड स्केलर होता है। यानी डेटा पॉइंट में से मीन को माइनस करें और स्टैंडर्ड डिविएशन को से डिवाइड करें, सो दिस इज स्टैंडर्ड स्केलर, ये होता है। और मैं कहता भी हूं कि डीप लर्निंग में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि डेटा जो है ना वो स्केल करके दिया जाए, स्केल्ड डेटा दिया जाए। ये एक्सपेक्टेशन है, मतलब हर एक मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको डेटा कैसा चाहिए। तो यहाँ पर भी डीप लर्निंग की एक मतलब एक्सपेक्टेशन है, अजम्पशन है, मॉडल के अजम्पशन होते हैं कि उनको डेटा कौन सा देना चाहिए। तो इसका भी एक अजम्पशन है कि जो डेटा है वो स्केल करके दिया जाए। ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने इसलिए स्टैंडर्ड स्केलर लगाया है यहाँ, लिखा। जी इसको। ओके, अब क्या हुआ, मैंने डेटा को लोड करा, ब्रेस्ट कैंसर डेटा लोड करा,
उस डेटा को मैं प्रिंट भी करवा रहा हूं, उसके एक्स और वाई फीचर्स भी मैं देख रहा हूं कि क्या है, उनको भी प्रिंट करवा रहा हूं। ठीक है। एंड फिर बाद में मैं उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूँ। 20% में टेस्टिंग पे जा रहा हूँ, बाकी मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। और जो भी मेरा एक्स ट्रेन आया है और एक्स टेस्ट आया है, उनको स्केल कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डू द स्केलिंग ऑफ दैट डेटा। जैसा कि मैंने अभी बोला, उनको स्केल कर लो। ठीक। ये अजम्पशन है मेरे मॉडल की। और वो क्यों कर रहे हो स्केलिंग, वो रीजन ये है कि डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा, यहाँ भी और इंटरनल वही वही खेल है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर जगह ये चीजें घूमेंगी। मेरा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कभी भी हटेगा नहीं। माई कोर कॉन्सेप्ट वॉज टू मेक अ मॉडल लर्न डेटा पैटर्न्स, हिडन डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये मेरा कोर कॉन्सेप्ट है। चाहे वो एमएल हो, चाहे डीएल हो, चाहे जनरेटिव है, डेटा पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना ही मेरा जो है वो मेन जो है काम है। अब आप ये कह रहे हो डेटा को स्केल करने का मेरा उद्देश्य यही है कि भाई उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर लेकर आया जाए। क्योंकि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भाई ना तुमसे रुक रहा ना मुझसे रुक रहा। डेटा तो भाई जो है वो है, रॉ डेटा है, वो तो कैसा भी आएगा। सो वी आर फोकसिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, इट शुड लुक लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो मैं हो सकता है कि मैं 0 से 1 के बीच में उसको कर दूं, हो सकता है मैं उसे -1 टू +1 के बीच में कर दूं। मतलब उसको स्केल कर रहा हूं मैं, अल्टीमेटली कोशिश कर रहा हूं कि भाई जितने भी फीचर्स हैं डेटा के अंदर वो सब एक लाइन अप हो जाए, वो एक प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें वो। क्योंकि यदि डेटा के फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, ठीक है, या उनका वेरिएंस हाई वेरिएंस होगा, तो मेरा मॉडल जो है वो लर्निंग ट्रेनिंग की जगह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी कि वो पैटर्न वो ओवर फिटिंग की तरफ जाएगा। तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना स्केलिंग वाला, ये मॉडल को ओवर फिटिंग करने से, मैं कुछ दिन पहले अपना लेक्चर जो ले रहा था मशीन लर्निंग में, उसमें मैंने बोला था कि भाई मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि मॉडल ये क्लेम करता है कि भाई मैंने तो सब कुछ सीख लिया, आई लर्न एवरीथिंग। सच मॉडल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। ठीक है, यानी वो हर एक पॉइंट पर ये कहते हैं कि हमारी पहुंच है, हमने सारे पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिए। ओके। तो भाई वो तब होगा जब वेरिएंस हाई होगा, हाई वेरिएंस डेटा का होगा, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा पॉइंट्स जो हैं, हो सकता है स्क्यूड डेटा हो। ठीक है, स्क्यूड डेटा हो। वेरिएंस हाई का मतलब ये कि डेटा पॉइंट दूर दूर है, तो वो अपना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो। तो भाई मैं चाहता हूँ कि सारे फीचर्स को इक्वली कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले, और उनको स्केल कर दोगे तो आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निर्धारित कर रहे हो, और निर्धारित कर रहे हो तो मेरे मॉडल को आसान होगा उसे समझना, अंडरस्टैंड करना और उससे लर्न करना। तो ये मेरे कुछ बेसिक्स हैं जो डीप लर्निंग में आते हैं, और वो यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड स्केल करा मैंने अपने डेटा को, स्केलिंग करी उसकी। और स्केल करने के बाद फिर क्या हुआ, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये नेटवर्क बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक अ डीप लर्निंग नेटवर्क, क्या करते हैं। तो भाई आप यहाँ देखें कि टेंसर फ्लो, केरास, सिक्वेंशियल, मैंने सिर्फ एक लाइब्रेरी ली थी टेंसर फ्लो डीप लर्निंग की। सो टेंसर फ्लो जो है, जैसा पहले भी कहा मैंने, इट इज़ अ बेस लाइब्रेरी। ओके, वो बेस लाइब्रेरी है। टेंसर फ्लो के ऊपर होता है केरास, ये केरास है, ये टेंसर फ्लो है। और केरास ही सारे एप्लीकेशन से डील करता है, इसी का काम काज है कि यदि लेयर बनानी हो तो भी केरास के माध्यम से बनाइए। ठीक है, और कोई भी दूसरे काम करने हो डीप लर्निंग के, तो केरास के रेस्पेक्ट में करिए आप। और केरास डील करता है टेंसर फ्लो से। और टेंसर क्या होते हैं, टेंसर फ्लो क्या, टेंसर क्या होता है, हाई डायमेंशनल डेटा। टेंसर का मतलब ये होता है ना, हाई डायमेंशनल डेटा। अब ये 2D 3D वाली बात नहीं है, ये तो बड़ी बात हो गई। अब हाई डायमेंशनल डेटा, सो वी एक्सपेक्ट टू गिव अ हाई डायमेंशनल डेटा टू द मॉडल। मैं ये चाहता हूँ कि हाई डायमेंशनल डेटा मॉडल को दिया जाए ट्रेन करने के लिए। जैसे कि टुडे ऑल्सो आई टुक अ क्लास एंड द डेटा वाज समथिंग लाइक दिस। 60,000 की रोज थी और 784 के कॉलम्स थे। अब आप ये बताइए, 784 कॉलम, ये क्या है। यानी कि मेरे डेटा में 784 फीचर्स हैं। 784 फीचर होने का मतलब क्या है, ये हाई डायमेंशनल डेटा है।
यदि मेरे पास 8-10 होते, 8-10 फीचर्स होते, इतने कॉलम होते, तो ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल डेटा है, दिस इज मल्टीपल टाइम। और ये तो मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में ये तो कॉमन है, ये बात है, 8-10-15 फीचर होना तो कॉमन है। लेकिन अब 784 फीचर होना, तो ये तो भाई सीधी सी बात है ही। आप देख रहे डेटा का साइज कहाँ जा रहा है, 60,000 रोज जा रही हैं और 784 कॉलम जा रहे हैं। इस प्रकार के डेटा से डील करना, और इस प्रकार के डेटा से डील करोगे जहाँ इतने सारे कॉलम फीचर हैं, तो सीधी सीधी बात है भाई, ओवर फिटिंग वाली टेक्निक तो होना ही है। क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट आपने ये भी पढ़ा है मशीन लर्निंग में, कि जितने ज्यादा कॉलम्स होते हैं, फीचर होते हैं, उनमें कोरिलेशन, कोलिनियरिटी हो सकती है, डिपेंडेंसी हो सकती है उनमें, उसमें स्पार्सिटी हो सकती है, यानी जीरो की संख्या ज्यादा हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो भाई ऐसे में मतलब पूरी मैथमेटिकल बात कर रहा है वो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड बात हो रही है कि मेरा डेटा है क्या, मैं पहले ये तो समझ लूं, तो मैं जनरेटिव एआई तो करूंगा, पहले डेटा तो समझ में आ जाए मेरे को कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, कि वो यूट्यूबर ही पकड़ लोगे तुम कि अरे वो तो वही ऐसा है और वो ऐसे बताता है, ऐसे पढ़ाता है, और हम तो बन गए उसका पढ़ के जनरेटिव एआई। वो अब मैंने कहीं देखा, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले, वो उन्होंने कहा या इन्होंने कहा वो फ्री कोर्स, उनसे बोलो तुम्हारा फ्री कोर्स करके तुम अपनी कंपनी में नौकरी में रख लोगे हमको। ठीक है, ये भी तो एक प्रश्न उठ रहा है ना, आपका फ्री कोर्स कर लिया हमने थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट आपने बता दिए, रख लो जॉब पे हमें, तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारी फ्री कोर्स करके। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं वो तो आप समझ जाओ फिर। ठीक, तो भाई ये हुआ हाई डायमेंशनल डेटा, टेंसर फ्लो, केरास, उनसे सब डील कर रहे हैं। तो टी एफ डॉट्स केरास डॉट सिक्वेंशल, तो सिक्वेंशल मॉडल बन रहा है। सिक्वेंशल यानी आप लेयर को इन अ सिक्वेंस जोड़ रहे हैं, पैरेलल की बात नहीं करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस की बात करते हैं, क्योंकि डेटा जो ट्रेन होता है वो इस तरीके से इनपुट दिया जाता है और फिर वो फॉरवर्ड की बात होती है, तो ये सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल लेयर्स का यूज हो रहा है यहाँ। ठीक है, दिस इज द टास्क विच इज हैपनिंग। फॉरवर्ड जाइए, आगे जाइए, ट्रेनिंग जो होती है वो इस माध्यम से होगी। तो हमने कहा भाई सिक्वेंशियल मॉडल बनाइए, तो अभी उसने क्या करा, एक डब्बा बना दिया, टी एफ डॉट केरास डॉट सिक्वेंशियल, तो भैया एक डब्बा बना के बैठ गया वो। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, लेआउट तैयार हुआ, इसमें अब आपने कहा कि देखो भाई, टीएफ केरास डॉट लेयर्स, तो सिक्वेंशियल भी केरास के अंदर, लेयर्स भी केरास के अंदर, तो केरास की लेयर में से डेंस लेयर उठा लो, ये कह रहा है वो। टीएफ डॉट केरास डॉट लेयर्स में से डेंस लेयर उठा लो, उसमें 128 न्यूरॉन रख दो। ओके, तो भाई मैंने एक डेंस लेयर जो है वो ली, उसमें 128 न्यूरॉन रख दिए, और कह रहा है कि आप एक्टिवेशन फंक्शन रेलू ले लो, टेक रेलू एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। इनपुट शेप जो है वो आपका होगा एक्सट्रेन डॉट शेप वन, शेप वन का मतलब होता है कॉलम्स, शेप जीरो का मतलब होता है रोस। तो अभी कह रहा है जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, वो मेरा इनपुट शेप है डेटा का, दैट विल बी माई इनपुट। ओके, तो ये मेरा जो है इनपुट होंगे। ठीक है, दीज आर द इनपुट्स। अब मेरे पास न्यूरॉन की संख्या ज्यादा और इनपुट की संख्या, ऑब्वियसली अभी यहाँ पर जो मैं जिस टाइप का डेटा ले रहा हूँ, ओके, ब्रेस्ट कैंसर डेटा जो मैं ले रहा हूँ, ऑल राइट, इसमें जो एक्स है उसका यदि हम शेप निकालें, अभी मैंने यहाँ पर करा नहीं है, बट वी कैन प्रिंट द शेप, यदि आप चाहें तो मैं इसको पहले करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पहले स्टैंडर्ड स्केलर से आपने डेटा को स्केल कर दिया। ठीक है, और इफ़ यू वांट लेट मी प्रिंट द शेप ऑफ एक्स ट्रेन, प्रिंट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप। ठीक है, पता चल जाएगा कि इसका शेप क्या है, लेट मी रन द कोड, वो चलता रहेगा। ठीक, तो भाई बात है शेप पता कर लेंगे, आर्किटेक्चर बना रहे हैं, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू। अब रेलू क्या होता है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसका मतलब ये है कि यदि आपने इनपुट या जो डेटा इनपुट जो दिया, यदि वो जीरो से छोटा है, इफ इट इज लेस देन जीरो,
तो आउटपुट जीरो आता है। ठीक है, तो आउटपुट जीरो आता है, यानी कि ये इफ योर डेटा, यानी कि ये आपका इनपुट है, मान लो ये इनपुट है, और ये क्योंकि ये है जीरो, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है। यदि आपका इनपुट जीरो जीरो या जीरो से कम है, तो आउटपुट आपका जीरो आता है, यानी वो ये रहेगा, आउटपुट ये रहेगा। और यदि इनपुट जीरो से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यदि अपन ऐसा कहें, तो आउटपुट वही आता है, सेम, ऐसा ये रेलू फंक्शन होता है। ओके, सो इफ योर इनपुट इज x इक्वल टू -5, आउटपुट विल बी जीरो, एंड इफ योर इनपुट इज 10, सो आउटपुट विल बी 10। ये होता है रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो भाई नॉन लीनियर बनाने के लिए रेलू जो है भाई फेमस है, और आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क बना लो, आपको रेलू रखना ही रखना है, आंख बंद करके, कीप योर आइज क्लोज। तो इफ यू आर यूजिंग CNN, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, और इफ यू आर यूजिंग डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यदि आप ये यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू कीप रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, ये आपको रखना ही है। ओके, हाँ, फिर वो नॉन, वो रिकरेंट होते हैं, ठीक है, आर एन एन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और LSTM जो इसी के अंदर आता है, LSTM बाई LSTM, ठीक है, जो हम देखते हैं टाइम सीरीज और टेक्स्ट पर जो काम करते हैं ये। यहाँ पर आप रेलू नहीं होता, यहाँ पर सिग्मॉइड या 10H होता है, वो अपन बाद में देखेंगे कभी। ठीक है, यहाँ पर सिग्मॉइड और 10H होता है, बाकी तो हर जगह रेलू एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो अभी हम रेलू की बात कर रहे हैं, तो एक्टिवेशन फंक्शन रेलू रखा, और इनपुट जो है आपने, तो पहली वाली लेयर जो होती है ना, वो इनपुट लेयर होती है, आप मान के चलें इनपुट है, यहाँ पर आप इनपुट दोगे, तो डेंस लेयर बनाई, 128 न्यूरॉन रखे, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू रखा, और इनपुट दे दिया, इनपुट शेप ये दे दिया आपने। ओके, 128 न्यूरॉन है यहाँ, आपकी इच्छा, क्योंकि डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है भाई, ये आपके हाथ में है। 128 रखो, 64 रखो, 32 रखो, 16 रखो, 8 रखो, या ये 2 के पावर वाले छोड़ के 10 रखो, 15 रखो, 20 रखो, आपको जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन लेना है वो ले यहां पे। ओके, कहीं कहीं किसी जगह कोई एक मैथ्स दे रखी है कोई, कि नंबर ऑफ न्यूरॉन कितने होना चाहिए लेयर पे, तो वो चलो अपनी जगह है, मैंने तो इतना कोई ज्यादा, कहीं कहीं जगह शायद कोई कहता होगा, बट बाकी मैंने तो इतना कोई देखा नहीं कि इतने नंबर ऑफ न्यूरॉन होने चाहिए। ठीक है, वो तो हम जैसे यूज करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उसके हिसाब से फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या हुआ कि इनपुट शेप जो है वो कितना है, मैं पहले दिखा दूं आपको, व्हाट इज द इनपुट शेप, प्रिंट करते हैं। इनपुट शेप इज 455 30, दिस इज द इनपुट शेप। ओके, यानी कि 455 रोज हैं, 30 कॉलम्स हैं आपके पास। तो यहाँ इनपुट जो आ रहा है वो कितना आ रहा होगा, मैं आपको जो बना रहा था, यहाँ पर 30 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 30 फीचर्स है, तो 30 इनपुट दे रहा हूं मैं, और बाकी 128 न्यूरॉन्स है मेरे पास, तो दैट्स व्हाट आई एम हैविंग, 128 न्यूरॉन। तो भाई मैंने तो 128 न्यूरॉन ले लिया यहाँ पे, और उठा के यहाँ पर दे दिया एज एन इनपुट, कि लो तुम पकड़ो संभालो, 28 दे दिए हैं, कितने, 28 नहीं, हाउ मच इज द साइज, 30, 30 मेरा नंबर ऑफ फीचर्स हैं, एंड 128 न्यूरॉन्स हैं। अब वो इन जनरल जो डायग्राम बना के देते हैं ना आपको, कि एक इनपुट एक न्यूरॉन को जा रहा है, एक इनपुट एक न्यूरॉन को जा रहा है, ठीक है, तो 30 न्यूरॉन को इनपुट जा रहा है, मान लो 30 न्यूरॉन को इनपुट जा रहा है, तो बाकी न्यूरॉन खाली बैठेगा। तो आपने सर 128 काहे ले लिए, जब 30 फीचर थे तो 30 न्यूरॉन लेते, बाकी बाकी आपने 128 न्यूरॉन क्यों ले लिए फिर, यदि एक इनपुट एक न्यूरॉन को जाता था। अब इसका कोई सवाल का जवाब दे। और वो मतलब मेरे पुरानी क्लासेस में, अब आप तो जनरेटिव आई पढ़ने के लिए आए हैं, और भाई मैं बेसिक में ही आपको बोल दूं कि जब 30 का इनपुट है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो पहली लेयर है, द फर्स्ट लेयर, उसमें मैं कितने न्यूरॉन रखूं, इनपुट से कम न्यूरॉन रखूं,
इनपुट के बराबर न्यूरॉन रखूं, इनपुट से ज्यादा न्यूरॉन रखूं, कितने रखूं? इसका सवाल का जवाब दो। कितने न्यूरॉन रखूं? कोई बोले, क्या करें? कितने न्यूरॉन रखूं? ज्यादा नंबर ऑफ n-1 n माइनस 1 n-1। सो मैम व्हाट यू थिंक? n n n n is a total टोटल neurons minus layers टोटल मतलब हाँ टोटल nodes टोटल नोड्स। ओके, तो मैम नोड में किसको बोल रहा हूँ? नोड में किसको बोल रहा हूँ? लेयर्स तो मेरी अलग है, लेयर्स पे तो न्यूरॉन है। नोड्स मतलब क्या? व्हाट आर दीज नोड्स? क्या नोड ही न्यूरॉन तो नहीं है? क्या है नोड? हाँ नोड ही तो न्यूरॉन। तो मैं वही वही पूछ रहा हूँ ना मैडम, मुझे हाँ हाँ कितने वही कितनी नोड वही है। चाहिए? मुझे कितनी चाहिए? हाउ मच? कितने न्यूरॉन चाहिए? मैं वही तो क्वेश्चन है। क्या मैं पहली लेयर पे कम रखूं, बराबर रखूं, ज्यादा रखूं? मेरे पास 30 का इनपुट है, तो क्या मैं 10 न्यूरॉन रख सकता हूं? कोड चलेगा? 30 रखूं तो क्या कोड चलेगा? या 30 से ज्यादा? 128 लिए मैंने यहाँ पे, और यदि मैं 30 फीचर है 128 ले रहा हूं, तो क्या मेरे कुछ न्यूरॉन वेस्ट जा रहे हैं? क्या पूरे की या पूरा की पूरा 30 सारे न्यूरॉन को ट्रांसफर हो गया? कैसे हुआ ये काम? ये तो कोई बता दे। ये कैसे होगा काम? दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, यस, हाँ यस सोहेल, आज द क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं है, इसका रिस्पॉन्स है कि हाँ जैसे हाँ। आप फर्स्ट लेयर पे आप कितने न्यूरॉन्स रखेंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप जितने आप न्यूरॉन्स रखेंगे, हम्म सो हर एक न्यूरॉन ऐसे, जैसे आपने इस केस में आपने 128 न्यूरॉन्स रखे फर्स्ट हम्म। लेयर में और आपके इनपुट में 30 हैं। हाँ हाँ तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर आप 30 न्यूरॉन जैसे आप मान लीजिए आप रख लेते हैं फर्स्ट लेयर में, तो उसमें क्या होगा कि सीधी सी बात है, आप एक न्यूरॉन पे ज्यादा भार डाल रहे हैं। हाँ बट अगर आप 128 न्यूरॉन्स रखेंगे हाँ तो हाँ। हर एक न्यूरॉन को हर एक फीचर का एक इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा वेट का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। उससे क्या होगा कि उसकी लर्निंग ज्यादा बढ़ेगी। तो थोड़ा ऐसे थोड़ा इसमें वेट का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि एक फीचर को मैं यहां पर भी दूं और एक फीचर को मैं यहां पर भी दूं? ये कह रहे हो आप यस सर, सोहेल? यस 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 सर, कि इनपुट जो है वो मैं इसको भी दे रहा हूं, इसको भी दे रहा हूं, दोनों को दे रहा हूं। दैट इज द केस, यस सर, यस सर। है ना? कुछ अच्छा, ये कौन सिलेक्ट करेगा? हु इज गोइंग टू सिलेक्ट कि यार ये एक ही इनपुट ये 3 न्यूरॉन को देना है मेरे को, और वो 3 को जा रहा है, 4 को जा रहा है? कंट्रीब्यूशन आपने कहा, जो मैं मानता हूं आपकी बात सही है, ये कौन डिसाइड कर रहा? मैंने तो अपने कोड में कहीं डिसाइड नहीं करवाया। ये हम ये तो नहीं जो करवाया। ये देखो, बस ये आर्किटेक्चर बना दिया। यस आई हैवंट डिसाइडेड। यस यस, और यदि ये हम ये ऑटोमेटिक अब इंटरनल प्रोसेस हो गई है सोहिल, अभी आपके हाथ में नहीं है ये चीज, आपने सिर्फ आर्किटेक्चर जोड़ा है। अच्छा, यदि मैं 10 न्यूरॉन ले लूं तो क्या वो नहीं चलेगा? मान लो चलो 30 का इनपुट है और 10 न्यूरॉन है, तो क्या नहीं चलेगा वो? बताइए। चल जाएगा सर, हाँ चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा वो, तो भी चलेगा वो। 128 भी चलेगा, वो 30 पे भी चलेगा, वो 10 पे भी चलेगा, एक पे चलेगा नहीं? क्यों सोहिल? यदि मैं एक ही न्यूरॉन रखूं और वो 30 फीचर्स हैं तो चले। मतलब मैंने ऐसा सिनेरियो कभी देखा नहीं, बट अरे सिनेरियो चलना तो बना, चाहिए ये कायदे यही से। तो यही तो सिनेरियो बनाने हैं। ये तो सीखना है जी अपन को, ये तकनीक है, यही जी, जवाब जो है अपन को देने हैं इस पे। ठीक है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलना तो चाहिए। यानी अभी आपने कहा ना कि सर यदि एक न्यूरॉन रखोगे तो पूरा की पूरा 30 का लोड एक ही पे आ जाएगा, करेक्ट। और आप यदि ज्यादा रखोगे तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए आपने ज्यादा रखे। और ज्यादा भी फिर आप तो सोचोगे अरे सर यदि लोड डिस्ट्रीब्यूट होता तो सर आपने 120 क्यों रखे? 1000 रख देते तो और लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। क्यों भाई सोहिल? और करते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉब्लम तो जी नहीं सर, है? वो फिर एक हाइपर हाँ। परमानेंट ट्यूनिंग करनी पड़ती है अरे उस हिसाब नहीं से नहीं सोहिल, ताकि इतनी दूर भी मत जा। यदि आपने और ज्यादा न्यूरॉन पकड़ा दिए ना उसको, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा मॉडल हैवी हो जाएगा। जी ठीक है, तो अब आप भले कहते हो डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो इनपुट को, लेकिन कंप्यूटेशन तो करना पड़ेगा ना। जितने भी जोड़ोगे, जितने भी तार जोड़ोगे, उतनी उतनी गणित लगेगी, उतना मैथ्स होगा, एक न्यूरॉन की उतने एक्टिवेशन सॉल्यूशंस फंक्शन होंगे, होगा। होगा। करेक्ट। यदि आप 30 लेते हैं यहाँ पर और 30 न्यूरॉन लेते, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो 30 इनपुट 30 न्यूरॉन को देगा, सीधा सीधा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। हुई बात? हाँ, यस सर। बाकी जो नेक्स्ट लेयर बना रहे हो आप, बाकी जो नेक्स्ट लेयर्स बना रहे हो,
ठीक है, यानी यहाँ पर आपने 30 न्यूरॉन दे दिए, बाकी जो नेक्स्ट लेयर, अब क्योंकि मैंने कहा भी था एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू एवरी अदर न्यूरॉन, अब यहाँ पर मान के चलो 64 थे, अगले न्यूरॉन पे आपने अगले लेयर पे ज्यादा न्यूरॉन रखे। क्यों भाई, मुझे ट्रेनिंग करवानी है, मुझे ट्रेनिंग करवानी है, तो मैं सिर्फ 30 तो ले नहीं सकता, मुझे न्यूरल नेटवर्क बनाना है, ट्रेनिंग करवानी, ये वाली चीजें, मतलब ये हर एक न्यूरॉन को कनेक्ट होगा, ये एक न्यूरॉन हर एक दूसरी लेयर के सारे न्यूरॉन को कनेक्ट होगा, यस सर। है ना। और यही ये वाला न्यूरॉन का भी यही हाल होगा, ये सब आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यदि मैं छोटा सा नेटवर्क बनाऊं, बहुत छोटा सा नेटवर्क, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर 2 न्यूरॉन है, और यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर भी 2 न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन इससे भी कनेक्टेड और ये न्यूरॉन इससे भी कनेक्टेड, सेम स्थिति इसकी भी है। तो क्या होता मालूम है, वो ये करता है समीशन ऑफ WI/XI प्लस बायस, समीशन ऑफ WI/XI, यानी जितने भी XI यहां से आ रहे हैं सबको उठाओ, ठीक है, जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं पूरा वो समीशन होता है, दैट इज समीशन ऑफ WI/XI, ये करता है वो। ठीक है, तो आपके पास यहां जब इनपुट लेयर पे दे रहे हो तो XI इनपुट दे रहे हो आप, ठीक है, ये XI है, और वो वेट जो होंगे न्यूरॉन के उनसे मल्टीप्लाई होगा, और बाकी जो भी यहाँ पर रेलू वेल्यू लगा रखा है वो होने के बाद ये एज एन इनपुट अगली लेयर पे चले जाएगा, तो WI/XI होना है, ये चीज होगी। तो 128 ऐसा तो नहीं खाली बैठ जाएंगे, खाली तो किसी को बैठने नहीं देगा, वो देने देगा, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, वही है कंट्रीब्यूशन, ये इस तरीके से कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा अपना WI/XI समीशन, जिसका जो इनपुट जा रहा है वो उनको मिल रहा है उन न्यूरॉन्स को, और ये वेट और ये उनका ये हो रहा है, और जो भी रिजल्ट्स आ रहा है वो आगे वाले न्यूरॉन को पकड़ा रहे हैं कि लो भैया तुम हैंड ओवर करते हैं तुमको, आगे जाओ। तो मैडम ने बोला N-1 नोड्स, बोला नोड्स मतलब मैं वही कह रहा हूँ न्यूरॉन, लेयर्स है आपके पास, L लेयर्स है आपके पास, लेयर तो आप कितने भी रख सकते हो, रखोगे बिना ऑर्गन में न्यूरॉन, ज्यादा न्यूरॉन की संख्या बढ़ाओगे तो तुम्हारा मॉडल हैवी हो जाएगा, ठीक है, और हैवी मॉडल हो जाएगा, टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने में, आपके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी पावरफुल होने चाहिए फिर इतनी मैथ्स को करने के लिए। ठीक, अब हुआ ये, मैंने बनाया एक डेंस लेयर ली, 128 न्यूरॉन रखे, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू रखा, और ये बात कही। अभी जरा ड्रॉप आउट प्रॉप आउट को हटा देता हूं मैं यहां से, इसको बाद में अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये हटाओ, इतना ही से लेता हूँ बस, इतना ही आर्किटेक्चर बनाने का है। तो 3 लेयर ली मैंने, डेंस डेंस डेंस, 128, 64 एंड 1, आखिरी लेयर पे 1 न्यूरॉन रखा, बोला कि यार तेरे को क्लासिफिकेशन करना है क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है, तो कैंसर है या कैंसर नहीं है, 0-1, और बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो भाई सिग्मोइड रख देता हूं मैं एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ। तो जितनी भी ऊपर वाली लेयर थी सब पे रेलू डाला, रेलू। अच्छा, एक बार इनपुट ले लिया तो बार बार इनपुट नहीं लिखने का, अगली डेंस लेयर पे बार बार नहीं लिखने का, ठीक है, वो जो एक बार इनपुट ले लिया सो ले लिया पहली लेयर पे, अब तो बस उस डेटा को फॉरवर्ड मारना है। तो ये लेयर मैंने एक और ऐड करी, इसमें 64 न्यूरॉन रखा। अब बोलोगे सर आप 64 काहे रखे, कम क्यों कर दिए? तो मत करो कम, बढ़ा दो, ये सब सब्जेक्ट टू योर एक्सपेरिमेंट है। अब बढ़ाओगे तो कोई नहीं, वही कंप्यूटेशन बढ़ेंगे, मैथ्स बढ़ेगी, लेयर बढ़ेंगे, न्यूरॉन बढ़ेंगे, कंप्यूटेशन बढ़ेंगे, ठीक है, ये काम होगा। अब आप लेयर बड़ी तब रखोगे जब आपका डेटा बड़ा हो। यहां 555 का तो डेटा, ठीक है, कितना है देखा था ना भैया नीचे, हाउ मच इज द डेटा, हाँ 455 का है डेटा, ओनली इतनी रो है, 30 कॉलम है। अब हैवी हैवी आर्किटेक्चर बना के करना क्या है, तो छोटा सा तो डेटा है, तो डेटा बड़ा हो तो फिर हम सोचे कि यार उसको ट्रेन करवाने में, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करवाने में ज्यादा लेयर लगेंगी। अब जब डेटा ही छोटा है तो उसके लिए कोई इतना बड़ा नेटवर्क बनाने का मेरे को तो नहीं लगता लॉजिक। मैं तो फिर भी 128 ले ली। मैं शुरुआत जो करता वो 32 से करता, 32 करता, फिर 64 कर देता, फिर 30। मैं कई आर्किटेक्चर बना सकता हूँ इसके, कई, और सब पे फिर मैं ट्रेनिंग करवा के फिर मैं देख सकता हूँ वो रिजल्ट क्या दे रहे हैं। तो ये भाई अभी इतना करा 128 ली। अब क्वेश्चन कई लोग ये भी उठाते हैं
कि सर हमें नंबर ऑफ न्यूरॉन बढ़ाना है या घटाना है। जैसे आपने अभी यहाँ 128 लिया, तो क्या आप अगली लेयर पे 256 करते न्यूरॉन को, फिर 512 करोगे, क्या करोगे? मतलब इंक्रीज होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूरॉन्स या डिक्रीज होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूरॉन्स? क्या होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, इंक्रीज या डिक्रीज? व्हाट डू थिंक? तो यार ऐसा कोई मुझे ये लॉजिक बता दे, ये कहीं किसी किताब में लिखा हो, या किसी यूट्यूबर भाई ने बोल दिया हो, या किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया हो कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? ये कोई क्लियर कर दे लॉजिक। भाई मैं तो बढ़ा भी सकता हूँ, मैं घटा भी सकता हूँ, ये घटाया मैं बढ़ा भी दूंगा। और आप तो फिक्स भी करके रखो 32 32 32, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। भाई मेरे को लॉजिक नंबर 1 डेटा पैटर्न्स सही सिखवाना है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल नहीं होना चाहिए, मॉडल शुड नॉट बी ओवरफिटेड, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो स्कोर्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, डीप लर्निंग में ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है, तो लॉसेस जो है वो कम होना चाहिए, एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। ठीक है, और जो मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो तो खैर एक बार ट्रेन होने के बाद वो मेरे को रिजल्ट्स में प्लॉट करूंगा, पब्लिश करूंगा, तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक्यूरेसी बढ़े और लॉसेस घटे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन होती है। और वैलिडेशन एक्यूरेसी ट्रेनिंग से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल ये मेरी ट्रेनिंग है, डॉटेड वाली ट्रेनिंग है, और ये वाली वो मेरी जो है वैलिडेशन है, तो मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और लॉसेस में भी यही है कि ट्रेनिंग के लॉस जो हैं वो ज़्यादा हो और वैलिडेशन के कम हो, तो वो वाली आर्किटेक्चर को मैं फाइनल कर दूंगा, ये मेरा फाइनल आर्किटेक्चर है। ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि यदि फ्लक्चुएशंस आपको मिले यहाँ पर कि कहीं किसी पॉइंट पर ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ते बढ़ते घट गई, और फिर ये इस प्रकार की स्थिति बन रही है, यानी आपका मॉडल जो है ना वो लफड़ा कर रहा है, इश्यूज हैं। ठीक है, मॉडल लफड़ा कर रहा है, यानी वही फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग प्रॉपर करो, आप आर्किटेक्चर में चेंज करो, न्यूरॉन में चेंज करो, एक्टिवेशन फंक्शन जरा देखो क्या है क्या नहीं है, सब ये पूरा चेंजेस सब आएंगे, फिर ये सब थॉट प्रोसेस बनती है। ठीक है, लेयर वेयर कुछ और लगाने लगाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, यदि ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो जाके मैं ठीक ठाक बना रहा हूँ, नहीं तो फिर मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे, ये वाली बात है। तो भाई अभी तो मैंने इतना 128 लिया, 64 लिया, और आखिरी पर बोल लिया कि क्लासीफाई करो, एक न्यूरॉन लिया बस। ठीक है, यहाँ मैं मॉडल की समरी प्रिंट करवा रहा हूँ, ये देखिए मॉडल की समरी प्रिंट हो गई, दिस इज द मॉडल समरी, ये प्रिंट हो गई। ठीक है, मॉडल को कंपाइल करते हैं, यानी उसके अंदर आपको ऑप्टिमाइजर देना पड़ेगा। एडम ऑप्टिमाइजर में ले रहा हूँ, और ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस टेक्निक टू रिड्यूस द लॉसेस वाइल ट्रेनिंग। तो लॉस कैसे कम हो, उसके लिए मुझे ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। किस टाइप के लॉस की बात कर रहे हो आप? बाइनरी। क्यों? क्योंकि वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना, सिग्मॉइड है ना वहाँ पे, यस या नो वाली बात है ना, 0 1 वाली बात है ब्रेस्ट कैंसर में, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लेकर चल रहा है। और क्योंकि क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए एक्यूरेसी को कंसिडर करोगे, मैट्रिक्स इक्वल टू एक्यूरेसी, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू कंसिडर, ये काम होगा। ठीक है, फाइन। और बस यहां से मॉडल को ट्रेन करो, मॉडल डॉट फिट ट्रेनिंग कर दो आप, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, 10 इटरेशन तक चला रहे हो, बैच साइज ले लो, 32 ले ली, वैलिडेशन डेटा ले लिया, ये ले लिया, ट्रेन करो, मॉडल ट्रेन होगा, 10 इटरेशन तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लॉस और एक्यूरेसी वो कैलकुलेट कर लो, इवेल्युएट करके हुए, मॉडल डॉट इवेल्युएट करो। तो ये इतने काम तो फिर अपन वो मशीन लर्निंग में भी करते हैं, वहां भी मॉडल डॉट फिट करते हैं, यहाँ भी मॉडल डॉट फिट करो, ये काम तो मशीन लर्निंग में भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ डीप लर्निंग में भी अभी हो रही है अपने सामने। ओके, देन यू आर गोइंग टू प्रिंट द लॉसेस एंड द एक्यूरेसी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो भाई यहाँ पर ये ट्रेन हुआ, मॉडल ट्रेन हुआ, ठीक है, मेरी एक्यूरेसी आई 96%, लॉस आए पॉइंट्स। अब देखो भाई मैंने क्या करा, कितना छोटा तो आर्किटेक्चर बनाया था, इतना छोटा आर्किटेक्चर बनाया, और इसी पे देखो एक्यूरेसी 96% निकाल दी। और 96% पे कोई बोल नहीं सकता कि भाई आपका मॉडल ओवर फिटेड है या नहीं। चलो वो है या नहीं देखता हूँ ना मैं। अब मैं उनके प्लॉट बना लेता हूँ, ये देखिए ये रहा मेरा प्लॉट,
ठीक है, ये रहा मेरा प्लॉट, नॉट डिफाइंड, मैट प्लॉट लिब नहीं लिखा क्या मैंने, मैट प्लॉट लिब नहीं है, चलो आपको पूरा रन करना पड़ेगा सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इंपोर्ट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, ठीक है, वो शायद मैंने ये वाली लाइब्रेरी ली नहीं, डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, और अब जाके मैं करता हूँ तो ये देखिए ऐसे ग्राफ आ रहे हैं आपको। अब हुआ क्या यहाँ, इस ग्राफ से क्या समझ रहे हैं कि मेरा ट्रेनिंग का लॉस तो कम हुआ, वैलिडेशन का भी लॉस कम हुआ, एक जगह पर पांचवें इटरेशन के बाद भैया वैलिडेशन के लॉस बढ़ रहे हैं और वैलिडेशन की एक्यूरेसी कम हो रही है, ये लफड़े वाली बात है। वैलिडेशन एक्यूरेसी कम होना, ठीक है, यानी मेरा मॉडल ट्रेन तो हो रहा है लेकिन वो डेटा, मतलब अनसीन डेटा को सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहा फिर भी, क्योंकि वैलिडेशन कम हो रहा है। तो मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी भले कितनी है, टेस्टिंग टेस्टिंग वैलिडेशन वाली बात होना चाहिए। चलो फिर भी कोई बात नहीं, चलाते हैं हम, ज्यादा अंतर नहीं है, हम ये भी देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसीज, ये भी देखते हैं ओवरफिटेड तो नहीं हो रहा। तो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 98%, वैलिडेशन की एक्यूरेसी 96, हम बोलेंगे यार 1-1.5% का अंतर चलता है, कोई बात नहीं, ले लो इसको, कंसिडर करो, ये वाला आर्किटेक्चर भी चल रहा है। यदि ज्यादा अंतर हो जाता ना तो वो फिर मॉडल अगेन ओवरफिटेड हो जाता। हो सकता है कि मैं उसको 20-30 इटरेशन तक चला दूं तो गैप बढ़ जाए, तो 10% 10 का भी गैप आ जाता, ओवरफिटेड हो जाता वो। ठीक है, ये मैं नहीं चाहता था। ओके फाइन, तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आर्किटेक्चर है और ये इस तरीके से मैं उनके प्लॉट बनाता हूँ। तो भाई जनरेटिव एआई के अंदर आई एम हैविंग मेनी थिंग्स, ओके दैट विल, हमें तो कवर करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास बहुत सारे कोड्स हैं, मैं आपको फुल ऑन प्रैक्टिकल पर लेकर जाऊंगा जनरेटिव एआई में, है ना, आप ये ध्यान रखिएगा। तो कोडिंग कोडिंग और सब इम्प्लीमेंटेशन और मतलब इन्हीं को ही फोकस करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, थ्योरी अपनी जगह थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगा कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आई विल बी मच मोर टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये मेरा कंसर्न रहेगा कि मतलब मैं डेटा जनरेट कैसे करूं, तो ये डीप लर्निंग के कोड्स करते हुए और फिर इनका ही मैं जैन मॉडल, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, ऑटो रिग्रेसर और फिर ट्रांसफॉर्मर, ये सब हमको कोड पे ही समझना है, कोड पे सीखना है। ठीक है, क्या होता है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, टू बी मच मोर प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू डू, इसलिए मैंने आपके पहले ही तैयार कर लिया ये सब हिसाब किताब। ठीक है, कि प्रैक्टिकल हम सीखें चीज़ों को, एक एक सवाल का जवाब आना चाहिए। ऑलराइट, तो भाई ये मॉडल हमने ऐसे ट्रेन करा, ये मुझे रिजल्ट आया, तो अब आपको लगे कि आर्किटेक्चर बनता कैसे, जो शायद डीप लर्निंग में उन्होंने काम कर भी रखा हो बट दे स्टिल गेट कंफ्यूज विद द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर हाउ वी कैन मेक इट। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक एन आर्किटेक्चर, मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल करो, नहीं भी वो वाला तरीका नहीं कर रहे हो तो ये वाला तरीका करो, मॉडल इक्वल टू टी एफ डॉट केरास डॉट सिक्वेंशियल, ये करो आप, और उसके अंदर सारी लेयरें जोड़ दो। अब यह आपके ऊपर है कितने न्यूरॉन रखना है, कितनी लेयर रखना है, इसमें सब जितने भी चेंजेस करना है कर लो, और अलग अलग करके करोगे तो डेफिनेटली आपको ये प्लॉट भी अलग अलग मिलेंगे। मेरा एक्सपेक्टेड प्लॉट मैंने आपको बता दिया कैसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्लॉट मैं आपको बता चुका हूं कि वैलिडेशन ट्रेनिंग के ऊपर होगा और एक्यूरेसी में और लॉस में वैलिडेशन ट्रेनिंग के नीचे होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब आप देख लो आर्किटेक्चर कैसे बना रहे हो, आपके एक्सपेक्टेड पे आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं तो चेंज करो फिर। तो यहां मुझे लग रहा है ना इस पॉइंट पे उसने क्रॉस ओवर कर रहा हो ना, कुछ लफड़ा है आगे, बट वो ज्यादा नहीं था। ठीक है, ज्यादा नहीं था तो मैं चला रहा हूं इसको कि ओके, यदि बड़ा हुआ होता कि वैलिडेशन घटता, एक्यूरेसी बढ़ती, तो भाई मैं आर्किटेक्चर ही चेंज करता, गलत है फिर। तो यही हम अपने रिसर्च में और वहाँ पर प्रोजेक्ट में और वो जो हम स्कोर लगाते हैं और सारी बातें करते हैं कहते हैं, तो वो यही करते हैं। ठीक है, कि जरा बताइए आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आपने नोवेलिटी क्या है, अब कोई अब अच्छा बहुत अच्छी खिंचाई होती है पीएचडी में, नोवेलिटी बताओ चलो, व्हाट इज नोवेल इन योर आर्किटेक्चर, बोले साहब हमने खुद नहीं बनाया है, लेयर हमने ऐड करी, न्यूरॉन हमने ऐड करी, ठीक है, सब कुछ हमने करा। वो बोलते हैं कुछ और बताओ, आपने कोई लेयर के अंदर कोई ऐसी बात करी है जो शायद पहले नहीं थी, या यूज करा हुआ ही कंटेंट चला रहे हो, वही वाली बातें क्या। तो ये आपको प्रूव करना पड़ता है फिर वहाँ पे कि हमारा कुछ नया प्रॉब्लम, सारी चीज़ें पता करना पड़ता है। ठीक है,
तो फिर वो आगे की बातें हैं। फाइन। तो मैं कुछ ऐसे बेसिक पहले ये कोड करवाते हुए फिर मैं आपसे कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा डेटा, मतलब एक साइड ट्रेनिंग करवाऊंगा और एक ट्रेन होने के बाद मॉडल से जनरेट करवाऊंगा डेटा, जनरेटिव आई का है ना पर तो जनरेट करवाना मेरे को फिर आगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो कोड्स है मेरे पास, ठीक है, दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग। जैसे ऑटो एनकोडर है तो मैं ऑटो एनकोडर बनवाऊंगा आपसे, कैसे क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, जैन सिखाऊंगा, ठीक है, सारी बातें मुझे आपको यहाँ पर सिखाना है। ऑलराइट, तो अभी थोड़ा सा मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन लिया, अब मैं मल्टी क्लासिफिकेशन लूंगा, मैं रिग्रेशन लूंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन आर्किटेक्चर, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, एंड मल्टीपल रिग्रेशन का प्रॉब्लम भी है मेरे पास करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी तैयार करी हैं। ऑलराइट, एंड देन द केस इज फॉर ओके ओके सो फाइन ओके, ये देखिए ये है मेरा ऑटो एनकोडर का कोड, जहां पर मेरे पास एक एनकोडर और एक डिकोडर है, इन दोनों को मिलाकर मैं ऑटो एनकोडर बना रहा हूं। तो एनकोडर क्या करता है, डेटा को कंप्रेस फॉर्मेट में करके रख देता है, और डिकोडर क्या करता है, उसी कंप्रेस फॉर्मेट से वापस से डेटा को जनरेट करता है। सो तभी ये जनरेटिव एआई के अंदर है ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ट्रेनिंग होती है साइमल्टेनियस दोनों की, ठीक है, ट्रेनिंग होती, तो वो भी मैं करके बताऊंगा आपको। और ये डिजिट वाला है, ये एक कोड है, मैं मतलब ये भी समझाऊंगा ऑटो एनकोडर कैसे यूज होता है। फैशन डेटा सेट है मेरे पास, मैं उसको बताऊंगा कि वो उससे इमेजेस को ट्रेन करके वापस से इमेज कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हो। सो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ओके फाइन, आई होप आपको आज के लेक्चर में ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो हम पढ़ रहे थे रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेटिव आई, खास करके मैं डीप लर्निंग पे फोकस कर रहा था। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।